मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर का, जिसे देख और सुन इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली कि भोपाल के मेंडोरी इलाके में एक कार लावारिस हालत में खड़ी के पास एक जंगल में लावारिस कार में भारी मात्रा में सोना और कैश मिले। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा से जुड़ी अब तक सामने आई सभी परतों को खोलेंगे। बड़ी खबर है, सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी के छापे का ये मामला है। सौरभ शर्मा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के पास 700 करोड़ की संपत्ति होने का दावा सामने आया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के बीच चल रहे विवाद की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत कटारे के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने भी पलटवार कर दिया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और हेमंत कटारे अब आमने सामने आ चुके हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच जारी आर पार की लड़ाई में किसको फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह के बीच की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच तकरार बढ़ गई है। ये एक्टिविस्ट ने तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत और साथ ही पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है आरटीओ की चेक पोस्ट और ट्रांसफर पोस्टिंग की काली कमाई का पूरा सच? सौरभ की नियुक्ति का असल राज क्या है पूरा माजरा? हाँ, सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सौरभ शर्मा का 10 राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था और ईडी, लोकायुक्त और इनकम टैक्स की कार्रवाई और जांच में अब तक निकल कर आ रही सभी थ्योरी और कार्रवाइयों की टाइमिंग की गहराई में उतरकर सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की जानकारी, लोकायुक्त की जांच, लोकायुक्त की प्रक्रिया, लोकायुक्त की टीम सवालों के घेरे में है। मामले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एंट्री हो चुकी है। ग्वालियर में काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सौरभ शर्मा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया। गोविंद सिंह पर आरोप लगाने के मामले में दिग्विजय सिंह को संजय श्रीवास्तव ने नोटिस दिया है। बड़ी जानकारी जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा मामले में बयान दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने अपने मन से कोई भी इनपुट नहीं दिया है। जो कुछ भी है वो नेताओं के बयान, की गई शिकायतें, खबरों के आधार पर अब तक जो कुछ सामने आया है सिर्फ वही है। ईडी, लोकायुक्त, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां इस मामले की अब तक जांच कर रही हैं, यानी जांच जारी है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद जो पॉलिटिकल विवाद शुरू हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, हमारा मकसद उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाने का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 19 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर शुरू हुई कार्यवाही को 1 महीना पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले यानी 16 जनवरी 2025 को कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बीजेपी के वर्तमान विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत कटारे ने अवैध रूप से इकट्ठा किए गए करोड़ों अरबों रुपए के खजाने के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा की आरटीओ में अवैध नियुक्ति के लिए भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया, उनको झूठा बताया और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता हैं। वर्तमान में सागर जिले की खुरई विधानसभा से विधायक हैं। साल 1993 से अब तक कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके हैं। परिवहन, गृह और नगरीय प्रशासन जैसे मंत्रालय उनके पास रहे हैं। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नजदीकी हैं। जबकि हेमंत कटारे के बारे में आपको बता दें कि वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं। अभी विधानसभा में कांग्रेस के यानी प्रतिपक्ष के उपनेता हैं। इनके पिता स्वर्गीय सत्यदेव कटारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में परिवहन और जेल मंत्री के साथ साथ
गृह राज्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे हैं। अब आते हैं हेमंत कटारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखों को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि हेमंत कटारे ने इस पूरे विवाद में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के सामने बयान जारी किए हैं। जो 16 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद एक बार फिर सौरभ शर्मा का जो मामला है वो गर्मा गया और फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भयंकर उबाल आ गया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। धन कुबेर सौरभ शर्मा को लेकर हेमंत कटारे का बड़ा आरोप है भूपेंद्र सिंह पर। हालांकि ये घमासान मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से पनप जरूर रहा था, लेकिन इसमें पहली बार उफान दिसंबर 2024 के महीने में आया। तारीख थी 14 दिसंबर 2024। भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह एक ध्यान आकर्षण सूचना देते हैं, जिसमें उन्होंने परिवहन विभाग में एक चेक पोस्ट में हो रही अवैध वसूली का मुद्दा उठाया। ये आरटीओ की चेक पोस्ट उनकी विधानसभा में थी। इस ध्यान आकर्षण सूचना से पहले उनकी और वर्तमान में मोहन सरकार में परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री के बीच नाराजगी पैदा हो गई थी। इस नाराजगी की दो वजह थी। पहली, भूपेंद्र सिंह की विधानसभा का एक स्कूल। भूपेंद्र सिंह इस स्कूल की मान्यता को रद्द करवाना चाहते थे। कई सारे आरोप इस स्कूल पर उन्होंने लगाए थे। दूसरी वजह थी उनकी विधानसभा में मालथौन आरटीओ चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली। दोनों ही मंत्रालय मंत्री उदय प्रताप सिंह के पास थे। 17 दिसंबर 2024 को जब भूपेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए तो उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। जो दोनों सवाल भूपेंद्र सिंह ने उठाए थे, उनका परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जो जवाब दिया था, उससे भूपेंद्र सिंह खफा हो गए थे। दरअसल भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि मालथौन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है, जिससे उनकी विधानसभा में जनता में रोष है। इसका जवाब देते हुए परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस बात को गलत बताया। इस जवाब के बाद भूपेंद्र सिंह का गुस्सा फूट गया। सबसे पहले उनके निशाने पर मंत्री उदय प्रताप सिंह आ गए। भूपेंद्र सिंह ने जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक का अपमान किया गया, ऐसी खुलकर बात मीडिया के सामने कही। ये पहली बार था जब सत्ता में बैठी बीजेपी के भीतर चल रही लड़ाई मीडिया के सामने खुलकर सामने आई थी। तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, कि विधायक अपमानित ना हो। ये बयान भूपेंद्र सिंह ने 17 दिसंबर 2024 को दिया था, वो भी भोपाल में मीडिया को। इसके बाद एक और चैनल से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह ने इशारों में बिना नाम लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए अरुणोदय चौबे पर निशाना साधा। ये दोनों नेता जब कांग्रेस में थे तब भूपेंद्र सिंह के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वो इन दोनों नेताओं को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हम क्या स्वीकार कर लें जिनने हमारे कार्यकर्ताओं पर इतने अत्याचार किए। और सागर जिले में 2 लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी है, कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन 2 लोगों ने किए, और वो 2 लोग कौन है सब जानते हैं। तो इन 2 लोगों को लेके मेरी आपत्ति थी। भूपेंद्र सिंह लगातार गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोले थे। इससे पहले भी वो उन्हें स्वीकार न करने का सार्वजनिक बयान दे चुके थे, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह की ये निजी लड़ाई है। अब मैं व्यक्तिगत मेरी किससे क्या है, इनकी किससे क्या, ये मैं नहीं कह सकता। पर्सनली किसी का किसी से मनुष्य है। अब मैं व्यक्तिगत मेरी किससे क्या है, इनकी किससे क्या, ये मैं नहीं कह सकता। पर्सनली किसी का किसी से मनुष्य है। जो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए ऐसे सभी भाई और बंधु हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के नीति में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर कोई भाई और बंधु आए हैं, कहीं से भी आए हो, भारतीय जनता पार्टी उनका तहे दिल से स्वागत करती है। कभी पार्टी के यस मैन कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह ने इसी इंटरव्यू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पर भी एक तीखा बयान दे दिया, जिसे सुनकर साफ मालूम चल रहा था कि मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति में
अब तक जो अंदरूनी कलह थी वो सामने आना शुरू हो गई है। मैंने अध्यक्ष की गरिमा का सम्मान किया। मेरी किस बात की निजी लड़ाई थी? मैं अगर उनसे समझौता कर लूं तो मेरा किस बात का झगड़ा है? मैं तो पार्टी के लिए लड़ रहा हूं। मेरी कौन सी व्यक्तिगत लड़ाई है? और बीडी शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे। इसके पहले तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो उनका ये बयान आपत्तिजनक है कि मेरी निजी लड़ाई थी। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं थी। ये सब कुछ 17 दिसंबर 2024 को हुआ। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 18 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उनके सबसे पसंदीदा अफसर रहे एक पूर्व आईएएस कटघरे में आ गए। वजह थी आयकर विभाग ने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कारोबारी राजेश शर्मा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भोपाल, इंदौर सहित दूसरी जगहों पर छापामार कार्रवाई की थी। अहम खबर आपको बताते हैं, आईटी की बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन लिया गया। और इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। आयकर विभाग का त्रिशूल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन। मालिक राजेश शर्मा और पत्नी की बेनामी संपत्ति अटैच कर ली गई है। इस छापे में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां मिलने की बात तो सामने आ ही रही थी, लेकिन इसके अलावा बड़े तालाब के पास भोपाल में एक कॉलोनी को लेकर भी सुर्खियां थीं। इस कॉलोनी को लेकर कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे। अब इस कार्रवाई से भूपेंद्र सिंह का क्या लेना देना है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं 18 दिसंबर 2024 को हुई इस कार्रवाई के अगले दिन के बारे में, यानी 19 दिसंबर 2024 को क्या हुआ। सुबह करीब 7 बजे अचानक राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी में बंगला नंबर E7/78 पर मध्य प्रदेश लोक आयुक्त टीम कार्रवाई करती है। ये छापामार कार्रवाई जिस घर में हुई थी वो आरटीओ के पूर्व आरक्षक जो अब रियल एस्टेट कारोबारी बन गया था सौरभ शर्मा का था। जब कार्रवाई हुई तो वो घर पर नहीं था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर का जिसे देख और सुन इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान हो जाएगा। और अब बात मध्य प्रदेश की उस खबर की जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां लोकायुक्त की टीम ने करोड़ों रुपए के अवैध साम्राज्य पर छापा मारा है। इसी कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल की अरेरा हिल के मकान नंबर E7/657 पर भी छापामार कार्रवाई की। इस घर में चेतन गौर नाम का एक शख्स रहता था जो सौरभ शर्मा का दोस्त या कर्मचारी भी कह सकते हैं। 19 दिसंबर 2024 को जब लोकायुक्त की टीम सौरभ के घर और दफ्तर पर कार्रवाई कर रही थी, ठीक उसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे एक सफेद रंग की इनोवा MP07 BA0050 जिस पर आरटीओ की प्लेट लगी हुई थी वो अरेरा कॉलोनी से रवाना होती है। ये कार भोपाल के पश्चिम इलाके में एक जंगल के पास जाकर रुक जाती है। कार को लॉक कर कार का ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। अब रात होते होते भोपाल पुलिस और इनकम टैक्स विभाग को एक साथ एक व्यक्ति सूचना देता है कि एक कार भोपाल के मेंडोरी गांव के पास जंगल में लावारिस हालत में खड़ी है जिसमें सौरभ शर्मा का सोना और रुपया है। इस सूचना के बाद ये दोनों टीमें वहां पहुंचती हैं और जो देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली कि भोपाल के मेंडोरी इलाके में एक कार लावारिस हालत में खड़ी है। भोपाल के पास एक जंगल में लावारिस कार में भारी मात्रा में सोना और कैश मिले। लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान अरेरा कॉलोनी के पास से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई जो इनोवा कार वहां से गुजरी थी, उस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद बरामद होते हैं। जबकि सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से सब कुछ मिलाकर 20 दिसंबर तक कुल 11 करोड़ नगद, 52 किलो सोना और 200 किलो चांदी बरामद की गई। इसके अलावा कई कीमती चीजें, बेनामी संपत्तियां भी सामने आई। अब ये मामला देश भर की सुर्खियां बन जाता है। अब जरा इस टाइमिंग पर थोड़ा गौर करिएगा। 17 दिसंबर को भूपेंद्र सिंह का बयान आता है जिसके अगले दिन यानी 18 दिसंबर को रियल एस्टेट कारोबारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा पर कार्रवाई होती है, जिन्हें एक पूर्व आईएएस जो कि शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल थे उनका करीबी बताया गया।
इस कार्रवाई के अगले दिन यानी 19 दिसंबर को आरटीओ के सबसे बड़े सरगना सौरभ शर्मा के यहां अचानक लोकायुक्त की टीम घर और दफ्तर पर छापा मारती है। सौरभ शर्मा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसके तार कई पावरफुल नेता और अफसरों से जुड़े हो सकते हैं। अब 20 दिसंबर 2024 को जब सौरभ शर्मा के पास ये सब कुछ मिला, तब विधायक हेमंत कटारे पहली बार सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर एक बेहद महत्वपूर्ण बात उस दौरान कही। उन्होंने इस मामले में भोपाल के उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने की मांग की जहां से ये इनोवा कार गुजरी थी, ताकि इससे कई और सुराग निकलकर सामने आए और ये बाद में ये फुटेज जांच और कोर्ट में काम आएंगे। ये पहली बार था जब हेमंत कटारे ने इस मामले में कुछ बोला था कि जो गाड़ी के फुटेज है, जिस गाड़ी से माल बरामद हुआ है, अरेरा कॉलोनी से लेकर जब वो गाड़ी निकली और जिस स्थान पर माल बरामद हुआ वहां तक के सारे गाड़ी के फुटेजेस सुरक्षित किए जाएं, क्योंकि जिसके बाद ये मामला देश भर की सुर्खियां बन जाता है और इस कार्रवाई में अब ईडी की एंट्री हो जाती है और लोकायुक्त इनकम टैक्स के बाद अब ईडी भी अपनी जांच शुरू कर देता है। मामले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर है, सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी के छापे का ये मामला है। एक तरफ ये छापामार कार्रवाई चल रही थी, वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह संगठन और सत्ता और खास करके मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। ठीक इसी दौरान 19 दिसंबर 2024 को भूपेंद्र सिंह का नाम लिए बगैर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी बयान सामने आया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल मीडिया के सामने भूपेंद्र सिंह की नाराजगी का जवाब दिया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के ज्वाइनिंग पर मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ, उसी समय से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले 5 साल पहले ही विधायी परिषद से आए हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत भी मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से कई बार विधायक चुनकर आए हैं। फिलहाल सुर्खी से ही विधायक हैं और मोहन सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से हैं। कांग्रेस में एक लंबा कैरियर छोड़कर कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी में आए थे। इनकी राजनीतिक दुश्मनी भूपेंद्र सिंह से सालों पुरानी है। अब जब एक ही पार्टी में आ गए थे तो कुछ दिन तक दोनों के बीच बनी रही, लेकिन उसके बाद अब फिर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने तलवारें खींच रखी हैं। 20 दिसंबर 2024 तक एक तरफ ये कार्रवाइयां चल रही थी, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह अकेले ही गोविंद सिंह राजपूत, अरुणोदय चौबे, बीडी शर्मा जैसे कई लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले थे। वहीं भूपेंद्र सिंह अपने विरोधियों पर निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए। बीजेपी के भीतर चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई थी। भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक भी अब आमने सामने आने लगे थे। इन दोनों के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया और इनके बीच सोशल मीडिया में एक वॉर शुरू हो गया। वहीं ठीक इसी बीच सौरभ शर्मा का अवैध खजाना मिलने के बाद परिवहन विभाग और मंत्रालय से जुड़े सभी पावरफुल नेता अफसर निशाने पर आ गए, जहां एक के बाद एक कई कड़ियां और थ्योरियां बनाई जाने लगी। वहीं किस्मत की बात यह थी कि ये दोनों ही नेता भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री रह चुके थे, वो भी सौरभ शर्मा के कार्यकाल में। सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति से लेकर उसके इस्तीफे तक ये दोनों ही नेताओं का कार्यकाल रहा, इसलिए लाजमी था इन दोनों नेताओं का नाम सौरभ शर्मा के साथ जोड़ा जाना। यहाँ कई सारे सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर था। दूसरा, उस पर किसका हाथ था? उसे मनचाही चेक पोस्ट कैसे मिल जाती थी? पोस्टिंग और ट्रांसफर के कारनामे में
कौन उसकी मदद करता था। तीसरा सवाल था, क्या ये काली कमाई सिर्फ सौरभ शर्मा अकेले की थी या इस काली कमाई के कई और हिस्सेदार भी थे। सबसे बड़ा सवाल जो सबको खटक रहा था वो ये था कि क्या सिर्फ मलाईदार चेक पोस्ट और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए सौरभ शर्मा ने काले धन का इतना बड़ा साम्राज्य अकेले ही खड़ा कर लिया। सौरभ शर्मा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के पास 700 करोड़ की संपत्ति होने का दावा सामने आया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि यह आरटीओ की चेक पोस्ट होती क्या है और इसमें भ्रष्टाचार कैसे होता है। आरटीओ चेक पोस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां वाहनों की जांच की जाती है। ये चेक पोस्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या राज्य परिवहन विभाग के अंतर्गत आती है। इसका मकसद ये तय करना होता है कि सभी वाहन आरटीओ के नियमों और कानूनों का पालन करें। अब ये समझिए कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे होता है। आरटीओ चेक पोस्ट आमतौर पर हाईवे, मुख्य सड़कों, स्टेट बॉर्डरों पर बनाई जाती है। आरटीओ चेक पोस्ट को भ्रष्टाचार का केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां वाहनों से अवैध रूप से पैसा वसूल किया जाता है, जिसमें ओवरलोडिंग और बिना परमिट वाहनों को पास करने के एवज में रिश्वत ली जाती है। इस बेहिसाब काली कमाई का क्या होता है, इसका उदाहरण सौरभ शर्मा जैसे एक आरक्षक की कमाई से मालूम चलता है। अब मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट को लेकर साल 2013 से 2025 तक क्या कुछ हुआ, इसको थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने साल 2013 में आरटीओ के चेक पोस्ट बंद करने का एक साहसिक कदम उठाया। इसके बाद डिजिटल सिस्टम और आधुनिक तकनीक के उपयोग से निगरानी और टैक्स वसूली को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इस बदलाव को लागू करने के दौरान कई चुनौतियां भी आईं, जिससे निपटने के लिए सरकार ने समय समय पर नई नीतियां बनाई। साल 2013 से 2018 तक भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अब जब साल 2018 के विधानसभा चुनाव आए और कांग्रेस की सरकार बनी, तब कमलनाथ सरकार ने भी ये बात महसूस की कि आरटीओ के चेक पोस्ट जरूर बंद हो गए हैं, लेकिन अवैध वसूली अब भी हो रही है और राजस्व का नुकसान अलग। कमलनाथ सरकार ने आरटीओ चेक पोस्ट को फिर से शुरू करने के लिए गंभीरता से विचार करना शुरू किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया और कमलनाथ सरकार इसी बीच गिर गई। इस दौरान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत रहे। उनके कार्यकाल में सरकार ने डिजिटल प्रणाली और ई गवर्नेंस पर जोर देकर टैक्स चोरी रोकने और परिवहन व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। कमलनाथ सरकार के दौरान परिवहन विभाग में एक महत्वपूर्ण चीज जरूर हुई, जिसमें आरटीओ और परिवहन विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाने के लिए इसमें हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन बाद में जब शिवराज सरकार वापस आई तो नई सरकार ने बोर्ड की प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा जरूर नहीं की, लेकिन इसकी भूमिका को कम कर दिया। बताया गया कि सरकार पर राजनीतिक दबाव था। शिवराज सरकार में एक बार फिर गोविंद सिंह राजपूत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और साल 2023 तक वो ही इस मंत्रालय को संभालते रहे। अब इन 10 सालों में आरटीओ में क्या कुछ हुआ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब सौरभ शर्मा के प्रकरण को समझ लीजिए। सौरभ शर्मा को साल 2016 में अक्टूबर के महीने में परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। ये नियुक्ति गलत तरीके से दी गई, ये आरोप लगता है। सौरभ के पिता डॉक्टर थे, तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति भी चिकित्सा विभाग में होनी चाहिए थी, लेकिन उसको परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई, वो भी आरक्षक के पद पर। इसके बाद साल 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले तक वो परिवहन विभाग में ही रहा। इस दौरान उसकी कई शिकायतें हुई और विभागीय जांच के दौरान उसने इस्तीफा दे दिया, यानी वीआरएस ले लिया। सौरभ शर्मा करीब 7 सालों तक परिवहन विभाग में रहा। कई मलाईदार चेक पोस्ट पर रहने के साथ साथ ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि वो इन चेक पोस्ट को ठेके पर ले लेता था। उसके साथ कई और लोग इस खेल में शामिल थे। आरटीओ में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी सौरभ शर्मा एक बड़ा किरदार था, लेकिन सौरभ शर्मा अकेले ये सब कुछ नहीं कर रहा था। उसने एक टीम बनाकर ये सब कुछ किया। इस टीम में किरदार कौन कौन था,
ये अभी जांच चल रही है, लेकिन इसमें सौरभ के अलावा अभी जो 4 नाम निकलकर सामने आए हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला नाम चेतन गौर का है, जो सौरभ के सभी कारनामों में उसका राजदार था। दूसरा नाम सौरभ के बहनोई यानी जीजा का है, विनय हासवानी। तीसरा नाम सौरभ के एक दोस्त शरद जायसवाल का आ रहा है, जो अभी फरार है। चौथा नाम पूर्व रजिस्ट्रार के अरोरा का आ रहा है, जो अभी बेंगलोर में अपने बच्चे के पास बताए जा रहे हैं। इनके ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। इन चारों की क्या भूमिका रही ये आगे बताते हैं, लेकिन अभी 24 दिसंबर 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्होंने सौरभ शर्मा के साथ इस कारनामे में शामिल कुछ और नाम बताए थे, जिसमें संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमरात और दशरथ सिंह पटेल के नाम लिए थे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा था। लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूँ जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई। सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल, ये 4 लोग थे जो वसूली करते। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर, परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था, सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। हालांकि इसके बाद संजय श्रीवास्तव, जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 26 दिसंबर 2024 को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर इसका जवाब दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चेन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन दिग्विजय सिंह की सौरभ शर्मा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया। उन्होंने गोविंद सिंह पर आरोप लगाने के मामले में दिग्विजय सिंह को संजय श्रीवास्तव ने नोटिस दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त। इसी दौरान मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस में बड़े पैमाने में फेरबदल हुआ। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की जानकारी, लोकायुक्त की जांच, लोकायुक्त की प्रक्रिया, लोकायुक्त की टीम सवालों के घेरे में है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई के बाद लोकायुक्त में एक के बाद एक ट्रांसफर हुए। दिसंबर को 4 डीएसपी समेत 34 पुलिसकर्मियों को हटाया गया, जबकि 30 दिसंबर को 6 इंस्पेक्टर सहित 34 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई। इस कार्रवाई के पीछे सौरभ शर्मा मामले में छापा मारने की सूचना लीक होना एक वजह बताई गई। हालांकि सौरभ शर्मा मामले में अब तक कुछ कड़ियां खुल गई हैं। 3 जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स की कार्रवाई राजेश शर्मा पर चल रही थी। विधायक हेमंत कटारे इन दोनों मामलों में सक्रिय हो गए थे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कमेंट किया। जबकि इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट कारोबारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के साथ पूर्व प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस का कनेक्शन होना बताया। ये आरोप उन्होंने उस दौरान लगाए। राजेश शर्मा के पीछे वास्तविकता में कोई मास्टरमाइंड है तो वो है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस का नाम लिए जाने के बाद से ये मामला और भी गंभीर हो गया। दरअसल भोपाल के बड़े तालाब के पास सेवनिया गांव में सेंट्रल पार्क नाम से एक कॉलोनी बनाई जा रही है। ये कुणाल बिल्डर्स और त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा है, जिन पर इनकम टैक्स ने 18 दिसंबर को कार्रवाई की थी। इस कॉलोनी को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई नामचीन नेता और अफसरों के बंगले और फार्म हाउस यहां पर हैं और ये कॉलोनी की जो परमिशन ली गई है
वो गलत तरीके से ली गई है। सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट पर आईटी रेड का ये पूरा मामला है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, व्यापारी राजेश शर्मा के ठिकानों पर रेड जारी है। आरोपों के मुताबिक नियम विरुद्ध तरीके से बनाई जा रही इस कॉलोनी को लेकर सबसे पहला सवाल खड़ा किया था पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने। दूसरा, हेमंत कटारे भी इस मामले में प्रेस वार्ता कर तमाम सारे आरोप लगाते रहे। इस कॉलोनी को लेकर दावा किया गया कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी यहाँ एक प्लॉट है और इस प्लॉट को लेकर उन्हें घेरा जाता रहा। 17 दिसंबर को भूपेंद्र सिंह के बयान के बाद 18 दिसंबर को राजेश शर्मा और 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा पर हुई कार्रवाई में एक बात समान रही, दोनों में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम घसीटा गया। जनवरी आते आते राजेश शर्मा की कॉलोनी सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट पर उनका प्लॉट होने का दावा किया गया। वहीं सौरभ शर्मा की नियुक्ति में उन्होंने अनुशंसा की है, इस बात के भी आरोप लगाए गए, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपनी चुप्पी तोड़ी। भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए 3 बड़ी बातें कही। पहली बात जो भूपेंद्र सिंह ने कही वो ये कि भले ही वो परिवहन मंत्री रहे हों और उनके कार्यकाल में सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई हो, लेकिन उनका और सौरभ शर्मा का कोई लेना देना नहीं। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी उनकी विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट में पदस्थ नहीं रहे। अगर हेमंत कटारे ये प्रमाणित कर देते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कोई एक ऐसा कागज बता दे तो ना तो मैंने कभी सौरभ शर्मा की अनुशंसा की, ना मैंने कभी सौरभ शर्मा के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा। आज जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है उससे मैं ये मानता हूँ कि उस समय जो नियुक्ति हुई है, जो वो नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने अपने बयान में कही वो ये थी कि सौरभ शर्मा मामले में जो भी सरगना है वो जल्द ही जेल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने ये किया है इसके पीछे जो सरगना है वो आप देखेंगे जेल के सीखचों के भीतर होंगे। तीसरा, सेंट्रल पार्क भोपाल में उनके प्लॉट को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उनको लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि इस बात को बेवजह तूल दिया गया। मैंने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई। अपने चुनावी एफिडेविट में उन्होंने सब कुछ लिखा था। सारे पेमेंट उन्होंने चेक से दिए और प्लॉट भी खुद उन्हीं के नाम पर लिया है। कहा कि मेरा भोपाल में प्लॉट है, अरे मैंने तो अपने एफिडेविट में दिया है उसको, तो इसमें नई बात क्या थी? मेरे अपने नाम से मैंने अपना जो चुनाव में शपथ पत्र दिया उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें सनसनीखेज क्या था? ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने छुपाई थी? मैंने तो चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट करके अपने नाम से खरीदा, कोई बेनामी थोड़ी खरीदा। भूपेंद्र सिंह का ये बयान सामने आने के बाद 16 जनवरी 2025 को एक बार फिर पिक्चर में वापस एंट्री होती है हेमंत कटारे की। वो भोपाल में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार उनके निशाने पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह होते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये था कि भूपेंद्र सिंह की सौरभ शर्मा की नियुक्ति में भूमिका थी। वो बाकायदा भूपेंद्र सिंह के उस बयान की क्लिप को प्ले कर रहे थे जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि उनका सौरभ शर्मा की नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी ने 2 बातें कही मूलतः इसमें। एक बात कही कि मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी एक कागज दिखा दे या एक पत्र दिखा दे या नोटशीट दिखा दे मेरा और सौरभ शर्मा के बीच का। तो मैं एक नहीं 2 कागज दिखाऊंगा। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है 29/10/2016 का, कि नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है मंत्री के निज सहायक को। ये है नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का। तीसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो, तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, ये है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। ये नोटशीट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी का साइन है और सिग्नेचर के साथ माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत कटारे के आरोपों पर
भूपेंद्र सिंह ने भी पलटवार कर दिया। उनका भी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और हेमंत कटारे अब आमने सामने आ चुके हैं। इसके बाद हेमंत कटारे और भूपेंद्र सिंह आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। भूपेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और एक और बयान देते हुए उन्होंने हेमंत कटारे पर पलटवार किया। वो सीधा आरोप लगाते कि हेमंत कटारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह मैनेज थी। इसके बाद कई व्यक्तिगत बातें और आरोप हेमंत कटारे और उनके भाई पर भी लगाते हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि हेमंत कटारे पर एक महिला पत्रकार ने रेप के आरोप लगाए थे। उनके भाई पर तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोपाल में वो नशे का अवैध व्यापार करते हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर एक भी नोटशीट या अनुशंसा अगर उनके द्वारा की गई हो, अगर हेमंत कटारे वो लाकर दिखा देते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। जहां तक हेमंत कटारे जी का सवाल है, ये स्वयं 376 के आरोपी रहे और 376 एक महिला पत्रकार तरफ से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। और उस केस में मुझे मालूम है कि उस FSL के माध्यम से वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी रेप की, उसको किस तरह से नेगेटिव किया गया, वो पूरी कहानी मुझे पता है। उन झुग्गी झोपड़ियों में इनके भाई योगेश कटारे के संरक्षण में गांजा बेचा जा रहा है, ब्राउन शुगर बेची जा रही है, तमाम तरह के नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इनके खुद भाई के ऊपर, योगेश कटारे के ऊपर 35 आपराधिक प्रकरण है। इसके बाद हेमंत कटारे एक नोटशीट वायरल करते हैं। 14 दिसंबर 2016 की इस नोटशीट में परिवहन मंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह के दस्तखत होते हैं। ये नोटशीट मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप इत्मीनान से इसे पढ़ लीजिए। कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया। इसके बाद हेमंत कटारे आक्रामक हुए। कई तीखे जुबानी हमले उन्होंने भूपेंद्र सिंह से किए और भूपेंद्र सिंह को राजनीति से संन्यास लेने के अपने दावे को पूरा करने को कहा। मैं पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह जी से कि आपने कहा था कि यदि कोई भी प्रमाण या साक्ष्य मैं सामने रख दूंगा या कोई भी सामने रख देगा तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि आप कब संन्यास लेंगे, कृपया करके बताएं। मैं चाहता हूं कि आपने लंबी राजनीति करी है, आपका संन्यास सम्मान पूर्वक होना चाहिए। तो मैं स्वयं आपके संन्यास में शामिल होने आऊंगा और मैं आग्रह करूंगा कि आप सम्मानता से संन्यास ले लें, नहीं तो आपको बेइज्जती पूर्वक पार्टी से बाहर निकाला जाएगा भ्रष्टाचार के आरोपों में। बाकी तमाम वो खुद के परिवार के, उनके बब्बा, उनके अब्बा, उनका सबका बताया, उनने मेरे भाई का सब चीजों का बताया, लेकिन उन कागजों के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं दिया, क्या वो कागज सही है कि नहीं। और जिस ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से आपने उस फाइल को, पूरी नस्ती को गायब करवाया है, मैं उसका भी मुझे पूरा ज्ञान है। और आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी फाइल भी सामने आएगी, पूरा सच भी सामने आएगा। और जिन अधिकारी इसमें संलिप्त है, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि भ्रष्टाचारी भूपेंद्र सिंह को मत बचाना, नहीं तो आप भी चपेट में आ जाओगे, वो तो बचेंगे नहीं, आप फ्री फोकट में चले जाओगे। यहाँ PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी हेमंत कटारे के साथ होकर भूपेंद्र सिंह को घेरते रहे, जबकि भूपेंद्र सिंह अकेले ही इन सब हमलों का जवाब देते रहे। इस दौरान बीजेपी का ना ही स्थानीय संगठन और ना ही प्रदेश संगठन उनके साथ खड़ा हुआ और ना ही किसी ने उनकी तरफ से कोई भी बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के CM और मध्य प्रदेश के DGP दोनों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप हेमंत कटारे पर लगाए। उन्होंने शिकायत में कहा, जिस रेप केस के आरोप हेमंत कटारे पर लगे हैं, उन्होंने FSL जांच को प्रभावित किया है और सैंपल बदल दिए हैं। इसके साथ ही हेमंत कटारे के भाई पर नशे का व्यापार करने के आरोप लगाए। इस लेटर के बाद हेमंत कटारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनकी कायरता का कायल हो गया हूँ आज। उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और DGP मध्य प्रदेश को। पहले तो उन्होंने एक बच्ची का उपयोग करके मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया। खुद गृह मंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण में FIR हुई। अंततः महिलाओं की आड़ में राजनीति करने वालों का सच सामने आ गया। उस महिला ने स्वयं एक इस आशय का शपथ पत्र भी हाईकोर्ट में दिया कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का था। भूपेंद्र सिंह जी अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हों तो वो एक अंग्रेजी का एफिडेविट है, उसको पढ़ लेंगे।
दूसरी बात, जो आपने आरोप लगाए हैं एफएसएल के, आप खुद गृह मंत्री होकर के, उस समय पे आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे एफआईआर हुई, आप अपनी पूरी सरकार को खटगड़े में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप खुद गृह मंत्री बनने योग्य नहीं थे। ऐसा लगता है कि आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कानून का। मुझे लगता है आप ना गृह मंत्री बनने लायक थे और ना आप राजनीति लायक हैं। आप पहले सामान्य ज्ञान, पहले 8वीं 10वीं कक्षा में भर्ती लें। तो आप जो सस्ती लोकप्रियता के लिए चिट्ठीबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको बंद करें, अपनी क्षेत्र की सेवा करें। आपको भारतीय जनता पार्टी ने तो लात मार के हटा ही दिया है मंत्री पद से, जल्दी क्षेत्र की जनता भी आपको लात मार देगी। और जो आपने मेरे भाई पर आरोप लगाए हैं कि 35 अपराध दर्ज हैं, अगर आप मुझे 35 अपराधों की मेरे भाई के ऊपर जो दर्ज है नामजद, अगर आप मुझे लिस्ट दे देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपको ये पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब तक इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमलों की बौछार कर दी थी। भूपेंद्र सिंह हेमंत कटारे के खिलाफ मानहानि करने की बात कर रहे थे। इसी बीच जब हमने हेमंत कटारे पर लगे रेप केस के आरोपों की पड़ताल की तो मालूम चला कि साल 2018 में हेमंत कटारे पर एक युवती ने आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली युवती पत्रकारिता की छात्रा थी। आरोप लगाने के बाद वो युवती अपने आरोपों से मुकर गई थी। हेमंत कटारे ने उस वक्त इसे एक साजिश और ब्लैकमेलिंग का मामला बताया था। हाई कोर्ट ने इस केस की एफआईआर को खारिज कर दिया था। इसके बाद चौंकाने वाली खबर सामने साल 2022 में तब आई जब इस युवती ने आत्महत्या कर ली। दरअसल खबरों के मुताबिक यूपी में युवती एक पुलिस सब इंस्पेक्टर से प्यार करने लगी थी। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज को लेकर कुछ बात बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया था। अब तक भूपेंद्र सिंह अकेले ही ये सब झेल रहे थे। संगठन भी उनसे नाखुश दिखाई दे रहा था। 17 दिसंबर को उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद इसे वायरल किया गया। इस पत्र में भूपेंद्र सिंह अपने दिए गए बयान का स्पष्टीकरण दे रहे थे। इस पत्र में लिखी भाषा शैली के कारण एक बार फिर भूपेंद्र सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए। हेमंत कटारे ने एक बार फिर वीडियो जारी कर भूपेंद्र सिंह पर कटाक्ष किया, जिसमें भूपेंद्र सिंह जी पहले तो वीडी शर्मा जी को, मोहन यादव जी को खुली चुनौती देते दिखाई दिए। मंचों से नदारद हो जाना, वीडी शर्मा को ये कह देना कि भाई तुम पार्टी बनकर के काम कर रहे हो। उन्हें काफी बड़ी बड़ी बातें करी, तो मुझे लगा भूपेंद्र सिंह काफी दमदार नेता है। मुझे लगा, मैंने कहा दम है इस नेता में। लेकिन आपकी कितनी जल्दी हवा निकल गई। 15 तारीख को आपने चिट्ठी लिखी और वापस वीडी शर्मा जी के गुणगान करने लगे चिट्ठी में। आपकी या तो बोलने की दम मत रखो, और बोल रहे हो तो उस पर टिकना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, आपकी इतनी जल्दी हवा निकल गई। कम से कम गिड़गिड़ाते तो नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वीडी शर्मा जी कोई नेता नहीं, कोई आपके ईश्वर हो गए। आप एकदम गिड़गिड़ा कर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और उस चिट्ठी में साफ झलक रहा था कि आप कितने घबराए हुए हैं। यहाँ भूपेंद्र सिंह नोटशीट वाले जीतू पटवारी के पोस्ट का जवाब अपने फेसबुक पोस्ट पर करते हैं। जीतू पटवारी जी, आप भी मति भ्रम का शिकार हो रहे हैं। या तो आप मेरे कथनों को यथावत पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर जानबूझकर मेरे कथनों को तोड़ मड़ोड़ कर इन्वर्टेड कॉमा के साथ मेरा कथन बताकर पेश कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में राजनीति का शिकार भूपेंद्र सिंह हुए। अब तक पूरी लड़ाई भूपेंद्र सिंह ही लड़ रहे हैं। वो अकेले ही सभी हमलों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। पहली बार कांग्रेस एकजुट होकर हमले कर रही है, जबकि बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को अकेला छोड़ दिया है। सौरभ शर्मा मामले में ईडी, इनकम टैक्स, लोकायुक्त तीनों जांच कर रही हैं। इसी बीच एक लाल डायरी मिलने की बात निकलकर सामने आई, जिसको लेकर कहा गया कि इसमें कोड वर्ड में कई बड़े लोगों के नाम हैं और जल्द ही उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इस पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें वो कोड वर्ड को डिकोड करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से भी इस मामले को लेकर भोपाल में मीडिया ने जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उस डायरी में उनका नाम तो नहीं होगा। जिसमें मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के नाम है कोड वर्ड में लिखे हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है, मेरा नाम तो कभी नहीं होगा। यहाँ इस पूरे मामले में एक और शख्स की एंट्री हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील संकेत साहू ने कई शिकायतें की।
जिसमें पूर्व परिवहन मंत्रियों के साथ साथ कई लोगों के नाम लिए गए। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट संकेत साहू ने भोपाल आरटीओ घोटाले में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जनवरी की शुरुआत में सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आया। एक पत्र वायरल हुआ। ये पत्र 14 अप्रैल 2016 का बताया गया, जिसमें परिवहन आयुक्त से तत्कालीन मंत्री रहते हुए नरोत्तम मिश्रा अनुकंपा नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं। उधर इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरना शुरू कर दिया। भोपाल में एक प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन सौरभ शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ाने के लिए था। कांग्रेस ने मांग की कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। जांच एजेंसियां अब तक सौरभ शर्मा को नहीं पकड़ पाई हैं। सौरभ शर्मा और उसके साथी शरद जायसवाल ने कोर्ट में खुद की जान को खतरा बताकर सुरक्षा देने की मांग की है, जबकि राजेश शर्मा के मामले में जांच जारी है। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जल्द ही सौरभ शर्मा के मामले का सरगना जेल के पीछे होगा। वो अपनी दुश्मनी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। वहीं अब सवाल ये है कि सभी जांच एजेंसियां कभी सौरभ शर्मा के मामले की परतें खोल पाएंगी और वाकई इस मामले के सरगना को कभी जेल के भीतर पहुंचा पाएंगी। ये थी हमारी मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहे इस समय के भूचाल को लेकर हमारी खास पेशकश। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज़, STVN इंडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। इससे हमें हिम्मत और हौसला दोनों मिलते हैं। नमस्कार।